Hello friends and students, today we are going to start our first chapter of geography class 9th, India size and location. India size and location की अगर हम बात करें तो मैंने एक रफ मैप ड्रॉ किया है केवल आपको समझाने के लिए। तो इंडिया की अगर हम पहले लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की जो लोकेशन है वो जो हमने क्लास 6th में ड्रॉ किया था, इक्वेटर से पूरा ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। पूरा का पूरा इंडिया जो आता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। इस जगह पे इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, इस पोर्शन पे, इस जगह पे, और ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को एग्जैक्ट तो दो हिस्से नहीं बोल सकते, पर हम बोल सकते हैं कि वो बीच में से गुजरती है। इंडिया में वो गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन, ये बात याद रखिएगा, राजस्थान का भी थोड़ा सा पोर्शन वो क्रॉस करती है। वो हमको जब हम मैप पे देखते हैं तो हमको दिखता नहीं है, वो इस तरफ से राजस्थान थोड़ा सा नीचे आता है और वहाँ से वो काटती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर हम बात करें त्रिपुरा और मिजोरम, तो त्रिपुरा और मिजोरम इस तरफ आते हुए और यहाँ पे वो क्रॉस करते हुए और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिग्री होती है वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इसलिए हम लिखते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की कई स्टेट्स को काटते हुए और निकल जाती है। फिर हम बात करें इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो इंडिया जो है वो सदर्न में अगर हम बात करें, हम केवल मेनलैंड की बात कर रहे हैं, केवल मेनलैंड, मतलब मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं, मैं इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इंदिरा पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे 8.4 डिग्री से 8.4 डिग्री, या मैं बोल दूं 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और ऊपर की तरफ अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो 37.6 पर इंडिया जो है वो इंदिरा कॉल नाम से जो प्लेस है वहां पे उसकी सीमाएं समाप्त होती हैं, नॉर्थन इलाके में, नॉर्थन डायरेक्शन में। तो 37.6 पे जाता है और इधर 8.4 पे रहता है। यहाँ इंदिरा पॉइंट है, ऊपर इंदिरा कोल है। इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2004 में जब सुनामी आई थी तो वो थोड़ा सा डूब चुका है, उसमें नीचे की तरफ जो बेस है उस पर पानी आ चुका है, सी से मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि पूरा डूब गया हो। वैसे ही अगर हम बात करें कि गुजरात के, हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस एरिया पे जो, हालांकि पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो वो इंडिया जो आता है, हमने जैसे बात करी नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, वैसे ही पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी, ईस्टर्न साइड पे भी आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, वो पूरा का पूरा ईस्टर्न तरफ आता है और पूरा का पूरा नॉर्थन तरफ आता है। मतलब इस 1/4 इलाके में इंडिया एग्जिस्ट करता है, बाहर नहीं निकलता उससे। इधर हम बात करें तो 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25, इस पोर्शन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पोर्शन पे 97.25, सिंपल वे में समझें तो क्या होता है, ये पूरा अर्थ जो है उसको हमने डायरेक्शंस देने के लिए, पूरी रास्ते में तो हम लोग, जैसे समुद्र भी है वहाँ पे, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे इंसान नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत दिक्कत होती है कि हम लोग कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करें, कैसे आइडेंटिफाइड करें कि ये लोकेशन इससे भिन्न है या इससे एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप से हमने बहुत सारी ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए हैं थ्रू द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। जो इस तरफ से इस तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो सब है लैटिट्यूड्स, और
ऊपर से नीचे की तरफ और वापस नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रही हैं तो वो है लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसे मुझे अगर देखना है, सपोज करिए मैंने इसको बात कर ली कि ये वाला मेरा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के बाद में अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की लोकेशन 8.4 सदर्न में 8.4 मतलब ये 0 डिग्री है और उससे ऊपर 8.4 डिग्री नॉर्थ में, 8.4 डिग्री नॉर्थ पे, ये नॉर्थ में है, ठीक है। और वहां से लेके 37.6 तक इस पोर्शन पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जा रहा है 37.6 तक, तो यहां पे आ जाएगा 8.4 और 37.6। फिर अगर मैं बात करूं इस तरफ तो यहां पे और यहां से मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, ये हमारा आ गया है लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम या टाइम लाइन भी बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री आ गया है। इस पे अगर मैं बात करूं तो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस पोर्शन की मैं बात करूं तो 68 से लेके 97 के बीच में ये आ जाता है। इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न साइड में है, 8 डिग्री 4 मिनट्स से स्टार्ट होता है नॉर्थ से, ये पूरे नॉर्थ रहेंगे, ये वाला भी नॉर्थ है, ऊपर वाला भी नॉर्थ है, और ये वाला भी ईस्ट है, ये वाला भी ईस्ट है। तो 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ तक इंडिया लाई करता है, और 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक इंडिया का जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है, या हम बोल सकते हैं इंडिया फैला हुआ है, विस्तृत है। अब हम बात करें कि इस मेनलैंड के अलावा, जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि ये हमने मेनलैंड ड्रॉ किया है, और मेनलैंड के अलावा हमारे पास लक्षद्वीप यहाँ पे है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे है। हालांकि हमको अभी उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया है, हमने केवल एजुकेशन पर्पस से इसको ड्रॉ किया है कि हम लोग सीख सकें। अब हम इंडिया के साइज की बात करें तो इंडिया के साइज क्या है, तो इंडिया के साइज पे हम बात करें तो अगर पॉपुलेशन पे बात करेंगे तो इंडिया चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट होगी हमारी। फिर हम बात करें साइज की, तो 7वें नंबर पे हम लोग साइज में आते हैं। हम लोग बात करें तो सबसे पहले रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंडिया के बारे में अगर हम लोग ये यहाँ से हम लोग बात करें, इस तरफ ये लैंड ब्लॉक है, इस तरफ पाकिस्तान आ जाता है, इस तरफ अगर हम बात करें थोड़ा सा अफगानिस्तान टच हो रहा है, यहाँ से हमको चाइना का तिब्बत वाला पोर्शन, ये जो है वो नेपाल, यहाँ पे हम बात कर ले सिक्किम, ये बांग्लादेश, और इस तरफ म्यांमार। तो हम अगर केवल लैंड लॉक बाउंड्री की बात करें, केवल जमीन वाली बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर की, 15,200 किलोमीटर्स की हमारी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्रीज। और अगर हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और इस पोर्शन को, ये जो कोस्टल इलाका, सबसे ज़्यादा जो बड़ी कोस्टल लाइन है वो गुजरात की है। फिर हम बात करें इस तरफ अगर हम लोग पूरा जोड़ लेते हैं, मतलब जो हमारा समुद्र वाला इलाका है, तो हम उसको अगर जोड़ लें तो 7,500 के लगभग किलोमीटर के लगभग हमारी लाइन, कोस्टल लाइन कॉन्स्टिट्यूट करती है। 7516 किलोमीटर है वो, कई बुक में 7517 भी लिखा हुआ है। हम अगर अप्रॉक्सीमेट भी याद कर लेते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग केवल क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, उसमें लिखा हुआ साइज में ही कि वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंटल एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो हम बात करें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया। इसमें हम बात करें तो लगभग 2.4% एरिया जो है वो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटल एरिया का इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब इंडिया के पूरे कॉन्टिनेंटल ज़मीनी एरिया को अगर हम लोग 100 माने
तो इंडिया मात्र 2.4% ही लेता है, पर अगर हम पॉपुलेशन में बात करें तो वो 17.5% है। चलिए, मतलब हम बोल सकते हैं 2.5% एरिया में 17.5% पॉपुलेशन रहती है। एक वर्ड और आ रहा है हमारे इसमें, फोल्ड माउंटेन्स। चलिए हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं हम ये देखते हैं। हिमालय जो है वो हमारा एक फोल्ड माउंटेन है, बहुत यंग फोल्ड माउंटेन है, कुछ लाख साल पहले ही बना है, तो उसकी एज ज़्यादा नहीं है। हमारे इंडिया में बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अगर हम बात करें तो वो आता है अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है वो हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है? दो टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है पहले हम ये समझें। टेक्टोनिक प्लेट मतलब हम सिंपल वे में समझ सकते हैं जमीन की ऊपरी सतह, क्रस्ट जो है। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, मेरे हाथ को देखिएगा, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, दोनों ही टकरा रही हैं और ऊपर की तरफ उठ जा रही हैं। तो ये जो माउंटेन बनेगा इसको हम बोलेंगे फोल्ड माउंटेन। ये दोनों आपस में किसी भी एक्टिविटी के कारण, जो हमने एक्टिविटीज़ बहुत सारी पड़ी हुई हैं इंटरनल एक्टिविटीज़, तो वो इंटरनल एक्टिविटीज़ में हो सकता है वो भूकंप आया हो या जो भी आया हो, वो आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद में ऊपर उठना स्टार्ट करती हैं, तो वो ऊपर उठते हुए माउंटेन क्रिएट कर लेती हैं। ठीक है, ये बढ़ते हुए मैंने बताया है कि वो पहले शुरुआत में छोटा सा बढ़ेगा, उसके बाद फिर बड़ा होते हुए वो कोलैप्स होते रहेंगे, वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे और उसके बाद बड़े होते रहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस से अगर माउंटेन क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय जो है, हिमालय इस तरफ से ऐसे स्टार्ट होता है यहाँ से जाते हुए और यहाँ पे खत्म होता है, मिल जाता है। तीनों रेंज जो है उसकी, ग्रेट हिमालय, हिमाचल और शिवालिक, वो तीनों यहाँ पे आके मिल जाती, कोलिड हो जाती है। हालांकि वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, हम लोग उसमें बात करेंगे। तो फोल्ड माउंटेन जो है वो हिमालय है। नेक्स्ट हम बात करें, इस पोर्शन पे 22 डिग्री फॉर्म करता है। हमने देखा कि 23.5 डिग्री पे तो हमारा गुजरात से क्रॉस हो रही है, वो इधर से क्रॉस होती है। तो यहाँ पे 22 डिग्री फॉर्म करता है लैटिट्यूड एरिया। इससे नीचे एक कोनिकल शेप क्रिएट होता है। ये कोनिकल शेप क्रिएट हो रहा है, कोन के जैसा शेप क्रिएट हो रहा है, और ये जो कोन का शेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसको हम लोग पेनिनसुलर लैंड भी बोलते हैं। पेनिनसुलर लैंड, पेनिनसुलर लैंड मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंबात और इंडियन ओशन। ठीक है, तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसके कारण हम इसको पेनिनसुलर लैंड बोलते हैं। गल्फ का जस्ट अपोजिट, गल्फ में तीन तरह से जमीन होती है और पानी होता है बीच में। इसमें पेनिनसुलर लैंड में तीन तरफ से पानी होता है और बीच में लैंड होती है। नाउ अब हम बात करें साइज की, दूरी की, तो 37.6 से लेके 8.4 तक। अगर हम यहां से लेकर साइज इधर तक बात करें और इधर से इधर तक बात करें, उसके लिए अगर हम बात करें तो ऊपर से अगर हम लोग आएंगे तो हम बोलेंगे कि हम 3200 किलोमीटर आए हैं, 3200 किलोमीटर्स। और जब हम लोग वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ आएंगे तो हम बोलेंगे 2900 किलोमीटर्स हम लोग ट्रेवल किया है। जो साइज हो रहा है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक नापेंगे तो 2900 किलोमीटर रहेगा, ऊपर से यहाँ तक करेंगे तो 3200 किलोमीटर, 3200 और 2900, मतलब 300 किलोमीटर का ही अंतर है। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वे में इंडिया का जो लेंथ है वही विड्थ है। चलिए इसी को हम दूसरे उसमें भी देखेंगे, जब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पढ़ेंगे, हम लोग टाइम की बात करेंगे, तब हम बोलेंगे कि इंडिया जो है वो लगभग 30 डिग्री एक्सटेंड करता है ईस्ट टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ, 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट। अभी हमने किलोमीटर्स में बात करी, उस समय हम लोग डिग्री में बात करेंगे। चलिए तो हम लोग इस पे आते हैं,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन हम लोगों ने एक्सटेंड देख लिया है, अब हम आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे। नाउ हम पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है, क्या चीज होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। देखिए, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करी, चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की, हालांकि ये लाइन जो है ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन लाइन, ये सीधी नहीं है, ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टिल्ट है वो टाइम के हिसाब से या कॉन्टिनेंट के हिसाब से, ठीक है। पर फिर भी हम लोग अभी हमारे रफ आइडिया के लिए हम लोग सीधी उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री। अगर हम लैटिट्यूडनल लाइन की बात करें तो वो 181 लाइंस हैं, 181, 0 डिग्री पे एक, ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 90, तो 181। पर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल्स की बात करें तो ये 360 लाइंस हैं। कैसे? जैसे अगर हम लोग बात करें लैटिट्यूड्स की, तो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है तो यहाँ तक जाएगी और पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ वहाँ से होते हुए और इधर तक आएगी, तो जाके एक लैटिट्यूडनल लाइन कहलाएगी। बट लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं है, जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी तो वो कहलाएगी एक लाइन, और जब यहाँ से पीछे की तरफ से वो ऊपर जाएगी इधर तक तो वो दूसरी लाइन कहला जाती है। इसलिए ज़्यादा हो गई है, लगभग डबल हो चुकी है, 360 लाइंस हो चुकी हैं। तो हमको 0 डिग्री का काम है। 0 डिग्री को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बोलते हैं। ये ग्रीनविच एक प्लेस है यूके में, जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड किया गया था कि पूरे वर्ल्ड का टाइमिंग कैसे सेट होगा। तो वहीं से हमारा पूरा वर्ल्ड का टाइम सेट होता है। इसको मैं यहाँ पे एक रफ ड्रॉ करता हूँ। ये एक टाइम स्केल जैसा है या नंबर स्केल जैसा है, जिसमें नंबर स्केल में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे 0 आता है, इधर +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इधर भी हम बात करें तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये भी नंबर सिस्टम जैसा ही चलता है, टाइम भी। अगर हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो प्लस में चलेगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में चलेगा। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब हम लोग मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन में डेट एंड टाइम सेटिंग में जाते हैं तो हमको वहां पे लिखा हुआ दिखता है GMT प्लस में 5:30, ये इंडिया का टाइम दिखा रहा है। ग्रीनविच मीन टाइम प्लस में, मतलब इस तरफ हमने बात करी थी कि इंडिया पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पे इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो 5:30 के लगभग आता है, ठीक है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, 5:30 के लगभग आता है। तो 5:30 के लगभग 5.5 घंटे, मतलब यहाँ पे अगर 12 बज रहे होते हैं, ग्रीनविच सिटी में अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं। मतलब उधर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ लगभग 5:30 बजते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग प्लस में 5:30 लिखते हैं। तो ये तो हो गई वर्ल्ड की बात कि वर्ल्ड में टाइम जो होता है वो एक प्राइम मेरिडियन लाइन है और उससे डिसाइड हो जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि ये जो +5:30 है, अब एक लॉन्गिट्यूड और दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है। 360 है तो एक लॉन्गिट्यूड और दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि 4 मिनट्स का डिफरेंस है तो हम ये 5.5 घंटे कहाँ पे लें? इस पॉइंट पे लें या इस पॉइंट पे लें? ये हमारे लिए दिक्कत हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1.25 घंटे, 1 घंटा और 45 मिनट का डिफरेंस आ रहा था टाइम में। तो क्या करें? तो हमने इसका एवरेज ले लिया। एवरेज लेके ये यहाँ से एक लाइन पास हुई। ये लाइन जो गई, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है। मिर्ज़ापुर के अंदर, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में नैनी गांव है, नैनी प्लेस है, गांव तो नहीं बोल सकते, प्लेस है। वहाँ से ये लाइन गुजरती है और वो वहाँ से नैनी नामक गांव से, या हम बोलते हैं कि वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता है कि इंडिया में
पूरा टाइम एक जैसा ही चलेगा। हम लोगों ने इसका और इसका एवरेज ले लिया और 82.5 डिग्री हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाई, ये यहाँ पे ड्रॉ करी और उसकी 82.5 डिग्री ईस्ट, चूंकि अब वो जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उससे तो ईस्ट में ही है, तो इसलिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट पे हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन रखी। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है इससे हमारा पूरा इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। चलिए, हमने आईएसटी पढ़ा। आईएसटी के बाद में हम बात करते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो इंडिया का और वर्ल्ड का रिलेशनशिप की हम बात करें तो हम लोग हिस्ट्री में अगर बात करें तो हमारे इंडिया से बहुत पुराने रिलेशन हैं वर्ल्ड के, या हम बोलते हैं वर्ल्ड से इंडिया के बहुत पुराने रिलेशन हैं। और मैंने शुरुआत में इसलिए बोला कि वर्ल्ड के रिलेशन है क्योंकि हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे वर्ल्ड में। हम लोग प्रीशियस स्टोन्स प्रोवाइड करवाते थे, हम लोग मसाले प्रोवाइड करवाते थे, हमने दुनिया को मसाले खाना सिखाया है, हमने दुनिया को प्रीशियस स्टोन्स को वियर करना सिखाया है, हमने लोगों को नीला कलर, इंडिगो, क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं, एक रिच ब्लू कलर हम लोगों ने लोगों को दिया है कपड़े में डालने के लिए। एक अच्छी फाइन क्वालिटी का हम लोगों ने कपड़ा कॉटन दिया है हमने वर्ल्ड को। उसके अलावा अगर हम बात करें एक समय की तो हमारे इंडिया से 90% वर्ल्ड जो कपड़े पहनता था उसका 90% इंडिया सप्लाई करता था, मतलब दुनिया कपड़े पहनना इंडिया से सीखी है। तो इसलिए मैंने बोला कि वर्ल्ड के हमारे साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे। पुराने समय में अगर हम बात करें तो वो इस तरफ से, ये तो पूरा लैंडलॉक हो जाता था, हिमालय के कारण हमारे पास पॉसिबल नहीं था। ये भी 1498 में जो सी रूट था, हम सब जानते हैं कि कोझिकोड केरल में है, यहाँ पे इस तरफ कोझिकोड केरल में, जो पुराना नाम उसका कालीकट है, वहाँ पे वास्को डी गामा 1498 में आया था और उसने यूरोप से इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था। इंडिया को डिस्कवर नहीं किया था, इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था कि इंडिया, यूरोप के रास्ते इंडिया कैसे पहुंचा जा सकता है समुद्र से। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया वास्को डी गामा ने, और वास्को डी गामा ने यहाँ पे पहुंच के और सी रूट डिस्कवर कर लिया। तो उसके बाद 1498 के बाद में सी रूट से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से हमारे देश में बुलाना, कुछ सामान परचेस करना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश से दूसरे देश को बेचना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सी रूट से 1498 के बाद में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद बहुत सारी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्लास 8 में कि बहुत सारी कंपनियां आई थी, फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब थी। पर उससे पहले केवल ये जो पाकिस्तान तरफ वाला एरिया है, इस तरफ से ही हम लोग ट्रेडिंग करते थे। तो इस तरफ से जब हम ट्रेडिंग करते थे, मेनली ट्रेड इस तरफ से करते थे, तो इंडिया से हमारा वर्ल्ड का जो कनेक्शन था, हम लोग मसाले वगैरह, गोल्ड वगैरह, या फिर लोथल सिटी थी हमारी, उससे हम लोग प्रीशियस स्टोन्स वगैरह देते थे और बाकी उससे, तो वो हम यहीं से भेजते थे ना। उस समय अगर हम बात करें तो वो कैसे आए थे, वास्को डी गामा जी जो थे वो इंडिया कैसे पहुंचे थे, तो वो इंडिया बड़े घूमते हुए पहुंचे थे। इंडिया उनने बहुत घूमते हुए पहुंचे थे। मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे जितनी ज़रूरत है केवल उतनी ही। मैं स्यूज कैनाल पढ़ रहा हूँ और स्यूज कैनाल समझने के लिए मुझे केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ज़रूरत है। इधर छोटा सा इंडिया है, इंडिया में मुझे इसी पोर्शन की ज़रूरत है, और यहाँ पे पुर्तगीज नेशन क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, हालांकि बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं किया है मैंने, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पुर्तगाल है, पुर्तगाल से, या हम बात करें यूरोप से, तो यूरोप से कंट्रीज जो प्लेन वगैरह आते थे, जो जहाज वगैरह आते थे, वो इस तरफ से पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए और उसके बाद या तो मुंबई पोर्ट पे और या फिर यहाँ से चेंज होते हुए और कलकत्ता पोर्ट पे आते थे। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये जिस जगह से आते थे इनको 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। तो हमने एक नई, यहाँ पे तो पहले से ही प्राइम वो मेरिडियन सी था, तो हमने यहाँ से एक कैनाल क्रिएट कर ली, एक नहर क्रिएट कर ली, जिसका नाम हमने दिया गया स्यूज कैनाल, और वो हमने क्रिएट करी 1869 में। वो स्यूज कैनाल जो थी, वो स्यूज कैनाल अब
अगर किसी को यूरोप से इंडिया आना होता था तो वो इसी जगह से, वो जैसे यहाँ से निकले हैं तो यहाँ ये पूरा समुद्र वाला इलाका है, इससे आते हुए, यहाँ से आते हुए और फिर यहाँ पे आ जाते थे, या फिर बोले तो यहाँ चले जाते थे। तो अब उनका इतना बड़ा राउंड जो था वो बच गया था 1869 के बाद में। 1869 तक तो उनको लगा नहीं पड़ा, इतना पेट्रोल उन्होंने जलाया, पर उसके बाद में इतना कम हो गया तो लगभग 7,000 किलोमीटर का ट्रेवल उनका खत्म हो गया, कई दिन भी बचे। और ये जो 7,000 किलोमीटर का जो ट्रेवल बचा है, इसके लिए ज़्यूस कैनाल क्रिएट करी गई थी 1869 में। तो ये हमारा ज़्यूस कैनाल वाला पॉइंट। तो ज़्यूस कैनाल के थ्रू हम लोगों ने और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ा लिया सी रूट के थ्रू, पर उससे पहले हमारा केवल लैंड रूट के थ्रू ही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि पेनिनसुलर लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब वो ज़्यूस कैनाल से हम बात करें, इस तरफ इंडोनेशिया है, चाइना सी भी इस तरफ ही आता है, साउथ चाइना सी, जापान इस तरफ आता है, वो सब कुछ इस तरफ आता है। अगर यूरोपियन या अरेबियन कंट्रीज से जापान, चाइना या कुछ भी चीज़ भिजवानी होती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रिफर किया वाला रूट होता है वो ये रूट होता है। अब जब रास्ता ही यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी जहाज इंडिया में रुकते हुए जाएगा, चाय नाश्ता पानी तो करते हुए जाएगा ही जाएगा। और जब वो इंडिया आएगा तो इंडिया में गुड्स जो हम बुला रहे हैं वो भी सस्ता होगा। अगर वो हमारी टेरिटरी में आया है तो हम तो उससे वसूली करेंगे, टैक्स तो लेंगे। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम बोल दें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया में स्पेशली किसी को नहीं आना पड़ता है, वो कहीं पे भी जाता है तो इंडिया में गुड्स रखते हुए चले जाता है। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वर्ल्ड को भी बहुत सस्ता पड़ता है इंडिया को देना। अगर हमारा ये पेनिनसुलर लैंड नहीं होता तो इंडिया को स्पेशली आना पड़ता उसको, तो उसके चार्जेस कुछ अलग होते हैं, हमको चीज़ें महंगी मिलती। पर ये पेनिनसुलर लैंड के कारण हमको चीज़ें एज कंपेयर टू दैट कंडीशन हमको ईजी पड़ता है, और नेवी के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट क्रिएट करता है। इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करें रामायण के समय से, रामायण और पंचतंत्र के समय से हमारे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें जो है वो विदेश में गई हैं, दूसरे देशों में गई हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ से ही जो बौद्ध धर्म निकला है, हमारे यहाँ से ही जैन धर्म निकला है, हमारे यहाँ से ही जो गीता निकली है वो आज दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है और उसको एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट की, लीडरशिप की बुक माना जाता है। तो हमने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, हमने दुनिया से लिया भी बहुत कुछ है। हम लोगों ने चाय ली, कॉफ़ी ली, और आज हम लोग टी लवर्स बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर हम बात करें 1947 के पहले, एक हिस्ट्री का पोर्शन हमको दिए हुए हैं, दो शब्द, प्रिंसली स्टेट्स और प्रेसिडेंसी टाउन। ये क्या होता है? देखिए, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को अगर हम समझें तो प्रिंसली स्टेट मतलब ऐसा एरिया, इंडिया का ऐसा पोर्शन जो कि 1947 से पहले किसी राजा के पास था, किसी प्रिंस के अंडर में था। मतलब वो वहाँ पे खुद का राज चलाते थे, उनका छोटा सा एरिया था। जैसे हम बात करें प्रिंसली स्टेट में तो भोपाल वॉज अ प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट थी। तो ये प्रिंसली स्टेट्स कहलाई। ऐसी बहुत सारी, लगभग हम बात करें तो 500-600 टाइप की प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसको बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था। इसलिए उनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। यूनिटी वर्ड इसीलिए आया उसमें क्योंकि वो उन्होंने वर्ल्ड को, इंडिया को यूनाइट किया था। दूसरा हम बात करें प्रेसिडेंसीज, प्रेसिडेंसी टाउन्स या प्रेसिडेंसीज क्या होती हैं, केवल प्रेसिडेंसीज भी लिखा रहता है। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स या प्रेसिडेंसीज की बात करें, और तीसरा वर्ड है प्रोविंसेस। तो प्रेसिडेंसीज की बात करें तो हम सिंपल वे में, अगर बहुत सिंपल वे में हमको समझना है तो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बनाए थे, या बोलते हैं उसने 3 कैपिटल बना के रखी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे।
कलकत्ता जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, मद्रास जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, बॉम्बे जिसको आज मुंबई बोलते हैं, ये तीनों उसने प्रेसिडेंसीज टाउन बना के रखे थे। फिर हम बात करें प्रोविंसेस की। प्रोविंसेस, अब ये प्रोविंसेस क्या होता है? तो सिंपल वे में अगर हम समझना चाहें तो इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड हुआ तब स्टेट वर्ड यूज किया गया। जैसे मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उत्तराखंड एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। ऐसी हमारी 20 करंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी इंडिया में। तो यही जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इसको आज़ादी के पहले, ये स्टेट वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया, उससे पहले जो नियम थे उसके हिसाब से स्टेट्स को प्रोविंसेस कहा जाता था। तो ये एक्चुअल में स्टेट्स ही हैं। इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये कैपिटल जैसी हैं, और ये बोल सकते हैं कि इंडिया के पार्ट में ही छोटी छोटी कंट्रीज थी, या कंट्रीज तो नहीं बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटेन के द्वारा रूल्ड होती थी इनडायरेक्ट फॉर्म में, और डायरेक्टली जो होते थे वहाँ पे प्रिंस होते थे। चलिए, तो हमने बात कर ली कि हमारी 28 स्टेट्स हैं। फिर हम बात करें हमारी नेबरिंग कंट्री की। तो नेबरिंग कंट्री में हम बात करेंगे हमारी लैंड के हिसाब से। अगर हम बात करें तो पहले पाकिस्तान, छोटा सा पोर्शन अफगानिस्तान को टच होता है। उसके बाद हम चाइना में बात करेंगे, चाइना आता है, तिब्बत पोर्शन जो है चाइना का। फिर नेपाल, फिर हमारा भूटान के बाद में इस तरफ बांग्लादेश और इस तरफ म्यांमार। ये हमारे लैंड से अटैच होने वाली कंट्री हैं, हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। अगर हम लोग आइलैंड कंट्रीज की बात करें तो इंडिया अपनी कोस्टल लाइन को, या हम बोलते हैं हमारे ओशनेटिक एरिया जो है, ओशन वाला एरिया, उस पोर्शन को 2 आइलैंड कंट्रीज के साथ में शेयर करता है। पहली तो श्रीलंका है, दूसरी मालदीव। लक्षद्वीप से नीचे मालदीव आ जाता है, वो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे मालदीव वगैरह कहाँ है क्या है। दूसरा हमको दिया हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। ये इस पोर्शन से, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ से हल्का सा एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होके यहाँ पे श्रीलंका आता है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है जब 2 पानी आपस में मिलते हैं, 2 पानी आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का पानी मिल रहा है। तो 2 पानी जब आपस में मिलते हैं तो उन्होंने सैंड जो है वो इकट्ठा कर दिया, वहाँ पे रेती इकट्ठी कर दी है, वो ज़मीन थोड़ी सी लिफ्ट हो गई है, वहाँ पे गहराई कम हो गई है समुद्र की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, जब 2 पानी मिलते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रेट का नाम है वो है पाक स्ट्रेट। और यहीं पर नीचे की तरफ यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ हमने बात कर ली थी कि जो 3 तरफ से लैंड बाउंड्रीज होती हैं और एक तरफ जो बीच में होता है वो पानी होता है, तो उसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार क्रिएट करता है। अब हम बात करें इसके अलावा, हमने ट्रॉपिक ऑफ लैटिट्यूड्स भी पढ़ लिए हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ लिए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हो गया, फोल्ड माउंटेन भी हो गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन भी हमने पढ़ लिया है, और IST भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने ओवरऑल पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियोग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। होपफुली आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।